नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडोदरा में गुजरात गौरव अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए 21,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा, देश आज महिलाओं की जरूरतों और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बना रहा है और निर्णय ले रहा है। महिलाओं का तीव्र विकास और सशक्तिकरण 21वीं सदी में भारत के विकास के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। अग्निवीरों को रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स की रिक्तियों में 10% आरक्षण मिलेगा। पोलियो टीकाकरण अभियान 2022 कल से 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू होगा। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, प्रधानमंत्री ने हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। भारत और यूरोपीय संघ ने मुक्त व्यापार समझौते के लिए 8 वर्ष बाद बातचीत फिर से शुरू की। अफगानिस्तान में काबुल में आज सुबह हुए 2 विस्फोटों में 2 लोगों की मौत और कई लोग गुरुद्वारे में फंसे हुए हैं। भारत ने स्थिति पर चिंता प्रकट की, कहा स्थिति पर नजर रखे हुए है। FIH हॉकी प्रो लीग टूर्नामेंट में भारतीय महिला हॉकी टीम ने अर्जेंटीना को शूट आउट में 2-1 से हराया और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन सुपर टूर्नामेंट में HS प्रणॉय सेमीफाइनल में चीन के झाओ जुनपेंग से हार गए हैं। समाचार संध्या में मुनीश शर्मा के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 21,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी वडोदरा में गुजरात गौरव अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ढांचागत परियोजनाओं पर अत्यधिक खर्च से विकास को गति मिलेगी और लोगों का जीवन आसान होगा। ये प्रोजेक्ट गुजरात के विकास से भारत का विकास, इस प्रतिबद्धता को बल देने वाले हैं। गरीबों के घर, उच्च शिक्षा और बेहतर कनेक्टिविटी पर इतना बड़ा निवेश गुजरात के औद्योगिक विकास को विस्तार देगा। यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार, इसके लिए अनगिनत अवसर निर्मित करेगा। इन प्रोजेक्ट में भी अधिकतर हमारे बहन बेटियों के स्वास्थ्य, पोषण और सशक्तिकरण से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री मातृ शक्ति योजना का भी शुभारंभ किया। उन्होंने मातृत्व और बाल स्वास्थ्य में सुधार पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वडोदरा मातृ शक्ति के उत्सव के लिए उपयुक्त शहर है। वडोदरा मातृ शक्ति के उत्सव के लिए एक उपयुक्त नगर है। यह मां की तरह संस्कार देने वाला शहर है। वडोदरा संस्कार की नगरी है। ये शहर हर प्रकार से यहाँ आने वालों को संभालता है, सुख दुख में साथ देता है और आगे बढ़ने के अवसर देता है। यह नगर प्रेरणा का नगर है। इस नगर ने स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, विनोबा भावे और बाबा साहब आम्बेडकर जैसे महापुरुषों को भी इस हमारी नगरी ने प्रेरित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तीव्र विकास और महिलाओं का सशक्तिकरण 21वीं सदी में भारत के विकास के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। सेना से लेकर खदानों तक हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए अपनी पसंदीदा काम करने के लिए सारे रास्ते खोल दिए हैं। हमने महिलाओं के जीवन चक्र के हर पड़ाव को ध्यान में रखते हुए अनेक नई योजनाएं बनाई है। महिलाओं का जीवन आसान बने, उनके जीवन से मुश्किलें कम हो, उन्हें आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, ये हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक। श्री मोदी ने कहा कि 2 दशक पहले कुपोषण एक बड़ी चुनौती थी। माता का स्वास्थ्य सिर्फ माता के लिए नहीं, बल्कि भावी पीढ़ियों को भी प्रभावित करता है। मातृत्व के पहले 1000 दिन मां के साथ साथ बच्चे के जीवन को भी तय करते हैं। कच्चा और बच्चा दोनों की चिंता, कुपोषण और अनीमिया की समस्या
इस समय सबसे ज्यादा संकट होता है। 2 दशक पहले जब गुजरात ने मुझे सेवा का अवसर दिया तो कुपोषण यहां एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तब से हमने एक के बाद एक इस दिशा में काम करना शुरू किया, जिसके सार्थक परिणाम आज हमें देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले आज सुबह प्रधानमंत्री ने गुजरात के पंचमहाल जिले में पावागढ़ पहाड़ी पर पुनर्विकसित श्री कालिका माता मंदिर का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने मंदिर के शीर्ष पर ध्वजा फहराई। आज का ये पल मेरे अंतर मन को विशेष आनंद से भर देता है। कल्पना कर सकते हैं 5 शताब्दी के बाद और आजादी के 75 साल बीतने के बाद 5 शताब्दी तक मां काली के शिखर पर ध्वजा नहीं फहरी थी। आज मां काली के शिखर पर ध्वजा, ये पल हमें प्रेरणा देती है, ऊर्जा देती है और हमारी महान परंपरा और संस्कृति के प्रति समर्पित भाव से जीने के लिए हमें प्रेरित करती है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गौरव पुनः प्रतिष्ठित हुआ है। ये शिखर ध्वज केवल हमारी आस्था और आध्यात्म का ही प्रतीक नहीं है। ये शिखर ध्वज इस बात का भी प्रतीक है कि सदियां बदलती हैं, युग बदलते हैं, लेकिन आस्था का शिखर शाश्वत रहता है। भाई और बहनों, अयोध्या में आकर आपने देखा होगा भव्य राम मंदिर आकार ले रहा है। काशी में विश्वनाथ धाम हो या फिर मेरे केदार बाबा का धाम हो, आज भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गौरव पुनर्स्थापित हो रहे हैं। आज नया भारत अपनी आधुनिक आकांक्षाओं के साथ साथ अपनी प्राचीन धरोहर को भी, अपनी प्राचीन पहचान को भी उसी उमंग और उत्साह के साथ जी रहा है। हर भारतीय उस पर गर्व कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों को रक्षा मंत्रालय की रिक्तियों में 10% आरक्षण दिया जाएगा। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अपेक्षित पात्रता मानदंड पूरे करने वाले अग्निवीरों के लिए भारतीय तटरक्षक बल और रक्षा विभाग के सिविलियन पदों तथा रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सभी 16 सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में आरक्षण लागू किया जाएगा। ये आरक्षण भूतपूर्व सैनिकों के लिए मौजूदा आरक्षण से अलग होगा। रक्षा विभाग के सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से कहा जाएगा कि वे संबद्ध भर्ती नियमों में संशोधन करें। रक्षा मंत्री ने कहा कि आयु में अपेक्षित छूट का प्रावधान भी लागू होगा। इन प्रावधानों को लागू करने के लिए संबद्ध भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। इससे पहले गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में भर्ती के लिए 10% आरक्षण देने का फैसला किया था। आरक्षण के अलावा अग्निवीरों को आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट भी दी जाएगी। अग्निवीर के पहले बैच के लिए आयु सीमा में छूट 5 वर्ष की होगी। नेहरू युवा केंद्र संगठन एक अभियान के अंतर्गत देश के युवाओं से संपर्क करेगा और उन्हें नई सुधार योजना अग्निपथ की प्रमुख विशेषता की जानकारी देगा। इसका उद्देश्य इस कार्यक्रम को युवाओं में लोकप्रिय बनाना है। नेहरू युवा केंद्र संगठन अपने क्षेत्रीय अधिकारियों के अलावा यूथ क्लबों और अन्य संबद्ध पक्षों से संबंधित निचले स्तर के युवाओं को एकजुट करेगा। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड और एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में शुभारंभ किया। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन सोमवार तक शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा मिलकर किया जा रहा है। इस साल ओलंपियाड में 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों के विशेष स्कूलों के लगभग 600 छात्र भाग लेंगे। श्री प्रधान ने कहा कि स्वस्थ विकल्पों को प्रोत्साहित करने और नागरिकों को निकट लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आयोजन का विषय मानवता के लिए योग को चुना है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मंगलवार को गुजरात के केवडिया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में योगाभ्यास कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव की भावना के अनुरूप इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम के लिए
75 प्रतिष्ठित स्थलों का चयन किया गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी इन्हीं स्थलों में से एक है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि नियमित रूप से योगाभ्यास स्वस्थ और प्रसन्न रहने में सहायक है। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से यूनाइटेड नेशन ने 21 जून को योग दिन घोषित किया है। भारत के योग को वैश्विक मान्यता मिली है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। इस वर्ष भी सारी दुनिया 21 जून को योग दिन के रूप में मनाएंगे। देश जब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, उस अवसर पर समग्र देश में योगा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। योग मन और शरीर को जोड़ता है और इसलिए मैं सभी को आग्रह करता हूँ कि योगा दिन के अवसर पर आप जहाँ हो वहाँ योगा कार्यक्रम में जुड़िए। आइए सब लोग योग करिए, स्वस्थ रहिए, निरोगी रहिए। संस्कृति और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि योग शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को एकीकृत करता है। उन्होंने संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तथा नई दिल्ली के पुराना किला में आयोजित योग महोत्सव में भाग लिया। श्री मेघवाल ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने की अपील की है। उधर चीन के पेइचिंग में भारतीय दूतावास ने इंडिया हाउस में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का आयोजन किया। इसमें प्रवासी भारतीयों, योग में रुचि रखने वाले चीन के नागरिकों और पेइचिंग में कार्यरत राजनयिकों तथा कई अन्य देशों के नागरिकों ने भी भाग लिया। चीन में भारत के राजदूत प्रदीप कुमार रावत और उप राजदूत एक्विनो विमल भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री रावत ने कहा कि कोविड जीवन के समय को खत्म कर देता है और योग कोविड को समाप्त करता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह मनाने के लिए ग्वांगझू में भारतीय वाणिज्य दूतावास की ओर से एक और बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। समूचे चीन में विभिन्न योग संघ 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे। 2022 का पोलियो टीकाकरण अभियान कल से 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू होगा। इस दौरान 5 साल से कम उम्र के लगभग 3 करोड़ 9 लाख बच्चों को बूथ पर घर घर जाकर तथा मोबाइल और ट्रांजिट टीमों के माध्यम से पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। पोलियो वैक्सीन का पहला उपराष्ट्रीय टीकाकरण दिवस बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में शुरू होगा। मंत्रालय ने कहा है कि भारत को मार्च 2014 में पोलियो मुक्त प्रमाणित किया गया था, लेकिन बाहर से वाइल्ड पोलियो वायरस के आगमन या वैक्सीन से ही पैदा हुए पोलियो वायरस के उभरने का जोखिम वैश्विक उन्मूलन तक बना रहता है। इसलिए देश में अधिक से अधिक लोगों को पोलियो प्रतिरोधक खुराक देने और बराबर निगरानी बनाए रखने की जरूरत है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। बनना चाहते हैं देश की शान, भरना चाहते हैं एक ऊंची उड़ान, तो शामिल हो जाइए भारतीय वायुसेना में और करिए देश की रक्षा। भारतीय वायुसेना आयोजित कर रहे हैं एफकैट एग्जाम, जिसमें शामिल होकर आप भी बन सकते हैं देश का गौरव। आज ही लॉग इन कीजिए careerindianairforce.cdac.in। पंजीकरण का समय 1 से 30 जून। समाचार संध्या में आपका फिर से स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडोदरा में गुजरात गौरव अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए। 21,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा, देश आज महिलाओं की जरूरतों और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बना रहा है और निर्णय भी ले रहा है। महिलाओं का तीव्र विकास और सशक्तिकरण 21वीं सदी में भारत के विकास के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। अग्निवीरों को रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स की रिक्तियों में मिलेगा 10% का आरक्षण। पोलियो टीकाकरण अभियान 2022 कल से 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो जाएगा। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, प्रधानमंत्री ने हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने श्रीलंका के बारे में संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की और कहा, इस कठिन समय में पड़ोसी देश की मदद के लिए बैठक में सर्वसम्मति। भारत और यूरोपीय संघ ने मुक्त व्यापार समझौते के लिए 8 वर्ष बाद बातचीत फिर से शुरू की। अफगानिस्तान में काबुल में आज सवेरे हुए 2 विस्फोटों में 2 लोगों की मौत और कई लोग
गुरुद्वारे में अब भी फंसे हुए हैं। भारत ने स्थिति पर चिंता प्रकट की है, कहा है स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। FIH हॉकी प्रो लीग टूर्नामेंट में भारतीय महिला हॉकी टीम अर्जेंटीना को शूटआउट में 2-1 से हरा चुकी है और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन सुपर टूर्नामेंट में HS प्रणॉय सेमीफाइनल में चीन के झाओ जूपेंग से पराजित हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह दिल्ली में प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना की मुख्य सुरंग और 5 अंडरपास राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये परियोजना प्रगति मैदान पुनर्विकास परियोजना का अंग है। इसे 920 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसका उद्देश्य प्रगति मैदान में विकसित किए जा रहे कन्वेंशन सेंटर तथा नए विश्व स्तरीय प्रदर्शनी स्थल तक निर्बाध और आसान पहुंच प्रदान करना है। ये परियोजना वाहनों की बेरोक-टोक आवाजाही सुनिश्चित करेगी, जिससे समय और धन की बचत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम 5 बजे दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड की ऐतिहासिक मशाल रिले की शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने ओलंपिक मशाल की तरह शतरंज ओलंपियाड मशाल की शुरुआत की है। भारत विश्व का पहला देश होगा जहां शतरंज ओलंपियाड रिले आयोजित की जाएगी। शतरंज में भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धियों और देश में शतरंज संस्कृति के सम्मान में शतरंज ओलंपियाड रिले अब से हमेशा भारत से रवाना होगी और सभी महाद्वीपों की यात्रा करते हुए मेजबान देश पहुंचेगी। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष आर्केडी द्वारकोविच कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मशाल सौंपेंगे। इसके बाद श्री मोदी ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को मशाल देंगे। ये मशाल 40 दिन की यात्रा में 75 शहरों से गुजरते हुए चेन्नई के निकट महाबलीपुरम पहुंचेगी। प्रत्येक शहर में उस राज्य के शतरंज ग्रैंड मास्टर्स मशाल प्राप्त करेंगे। 44वां शतरंज ओलंपियाड 28 जुलाई से 10 अगस्त तक चेन्नई में होगा। 1927 से खेली जा रही यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता भारत में पहली बार और एशिया में 30 वर्ष बाद आयोजित की जा रही है। समाचार कक्ष से हिमांशु कांडपाल। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज श्रीलंका की स्थिति के बारे में संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि विभिन्न मुद्दों और भारत की भूमिका के बारे में सकारात्मक माहौल में सद्भावपूर्ण विचार विमर्श हुआ। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैठक में इस बात पर सर्वसम्मति थी कि संकट की इस घड़ी में पड़ोसी देश की सहायता करनी चाहिए। भारत और यूरोपीय संघ ने मुक्त व्यापार समझौते पर 8 साल बाद फिर से वार्ता शुरू करने का निर्णय लिया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और यूरोपीय आयोग के कार्यकारी उपाध्यक्ष वॉल्डिस डोम्ब्रोवस्की ने ब्रसेल्स में एक संयुक्त कार्यक्रम में निवेश सुरक्षा समझौते और भौगोलिक संकेतक यानी GI समझौते के लिए बातचीत शुरू करने की भी घोषणा की है। यूरोपीय आयोग के साथ मुक्त व्यापार समझौता भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूरोपीय आयोग भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। वर्ष 2021-22 में भारत और EU के बीच वस्तु व्यापार में 43.5% की वृद्धि हुई, जो 116 अरब 36 करोड़ अमरीकी डॉलर पर जा पहुंचा। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष सुश्री उर्सुला वॉन डर लेन की इस साल अप्रैल में दिल्ली की यात्रा और हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूरोप यात्रा के बाद मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा ने गति पकड़ ली और इसे वास्तविक रूप देने पर बातचीत की रूपरेखा को स्पष्ट करने में मदद मिली। भारत ने काबुल में गुरुद्वारे पर हमले पर चिंता प्रकट की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि भारत स्थिति पर निगरानी रख रहा है। आज सुबह अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में गुरुद्वारा दशमेश पिता साहिब जी और कार्ते परवान में हुए विस्फोटों में 2 लोगों की मृत्यु हो गई और कई लोग फंस गए। दोनों विस्फोट गुरुद्वारों के प्रवेश द्वार के निकट हुए। इसमें एक सिख श्रद्धालु और एक अफगान गार्ड की मौत हो गई। विस्फोट के दौरान गुरुद्वारे में कई श्रद्धालु थे। घायलों की वास्तविक संख्या का पता अभी नहीं चल सका है। घनी आबादी वाले क्षेत्र में अफगान, हिंदू और सिख समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की ये विशेष प्रस्तुति, आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। भाग भाग रे भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई है, भाल तिलक और हाथ खड़क, दुर्गा है काली माई है। आज की इस कड़ी में हम झांसी की महान स्वतंत्रता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई को याद करते हैं, जिन्होंने 18 जून 1858 को मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। अंग्रेजों के खिलाफ उनकी वीरता और प्रतिरोध की कहानियां आज भी सबके दिलों को गर्व और कृतज्ञता से भर देती है। मैं लक्ष्मीबाई हूँ, झांसी की रानी। झांसी को अंग्रेजों के हाथों में नहीं जाने दूंगी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 16 नवंबर 1835 को हुआ था। उनका नाम मणिकर्णिका तांबे रखा गया था, लेकिन उनके माता पिता उन्हें प्यार से मनु और नाना साहेब पेशवा छबीली कहकर बुलाते थे। उनके पिता बिठूर चले गए, जहां वे बड़ी हुई, और नाना साहेब तात्या टोपे तथा राव साहिब के निकट संपर्क में आई। लक्ष्मीबाई ने पारंपरिक शिक्षा प्राप्त की, घुड़सवारी और छोटे हथियार चलाना भी सीखा। वे सुंदर, बुद्धिमान, ऊर्जावान और साहसी थीं। उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव से 1842 में हुआ। हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। आकर्षक व्यक्तित्व की धनी लक्ष्मीबाई में उच्च प्रशासनिक क्षमता कूट कूट कर भरी थी। उनकी इकलौती संतान की शैशव अवस्था में ही मृत्यु हो गई। 21 नवंबर 1853 को उनके पति का भी निधन हो गया। ब्रिटिश अधिकारियों ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र दामोदर राव को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। 27 फरवरी 1854 को डलहौजी के राज्य हड़प की नीति के अंतर्गत उनके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया। अंग्रेजों से रानी लक्ष्मीबाई की अपील का कोई असर नहीं हुआ। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो, झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। जब 1857 में स्वतंत्रता का पहला संग्राम शुरू हुआ, तो रानी लक्ष्मीबाई इसमें शामिल हो गईं और उन्होंने अकेले ही मोर्चा संभाला। 8 जून 1857 को सिपाहियों द्वारा जोखन बाग में अंग्रेजों के नरसंहार और उनके दिल्ली जाने के बाद रानी ने सरकार की बागडोर संभाली और सामने आई चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया। 20 मार्च 1858 को ब्रिटिश जनरल ह्यूज रोड के हमले के दौरान उन्होंने 2 सप्ताह तक वीरतापूर्वक झांसी की रक्षा की और अंततः अपने पुत्र के साथ घोड़े पर सवार होकर कालपी निकल गई। बाद में वो तात्या टोपे और राव साहब की सेना में शामिल हो गईं, लेकिन उनकी संयुक्त सेना को अंग्रेजों ने हरा दिया। इसके बाद लक्ष्मीबाई ग्वालियर पहुंच गईं और ग्वालियर पर कब्जा कर अंग्रेजों को चौंका दिया। जब सर ह्यूज रोज ने ग्वालियर किले पर नए सिरे से हमला किया, तो रानी ने अंतिम सांस तक मुकाबला किया। वे दोनों हाथों में तलवारें और मुंह से घोड़े की लगाम थामे आखिरी दम तक लड़ी। 18 जून 1858 को युद्ध के दौरान वीर गति को प्राप्त हुई। आकाशवाणी समाचार मातृभूमि के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और प्रेम को
नमन करता है। 18 जून 1946 को स्वतंत्रता सेनानी राम मनोहर लोहिया ने गोवा में पुर्तगालियों के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम चरण की मशाल जलाई। उन्होंने मडगांव में जनसभा आयोजित करने की अनुमति नहीं देने के सरकारी आदेशों का खुले तौर पर उल्लंघन किया और जिले के प्रशासक कैप्टन फोर्टुनातो मिरांडा को फटकार लगाई। गोवा में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हुए लोहिया ने गोवा वासियों को एक खुला पत्र लिखा था। उन्होंने स्पष्ट किया कि आंदोलन का उद्देश्य नागरिक स्वतंत्रता हासिल करना था, लेकिन जिन तरीकों का पालन किया जाना था वे जन जागरण के थे। लोहिया ने भारतीयों का आह्वान किया कि वे स्वतंत्रता की लड़ाई में गोवा के भाइयों की मदद करें, लेकिन पुर्तगाली शासकों ने समय के संकेतों को समझे बिना सविनय अवज्ञा आंदोलन को मोविमेंटो दा रुआ कहा, जिसका अर्थ है सड़क के किनारे का आंदोलन। हालांकि आंदोलन पूरे राज्य में फैल गया तथा गोवा, दमन और दीव को 1956 में पुर्तगाली अधीनता के 451 वर्षों के बाद मुक्त करा दिया गया और इस तरह भारत की भूमि से अंतिम औपनिवेशिक अवशेष मिटा दिया गया। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। असम में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ गई है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने आज कामरूप जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और पीड़ित लोगों को सभी प्रकार की सहायता का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए हर संभव सहायता का भरोसा दिया है। करीब 19 लाख लोगों पर बाढ़ का असर पड़ा है। 1 लाख से अधिक लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। पिछले 24 घंटे में बाढ़ के कारण 9 लोगों की जान गई। हज यात्रियों का पहला जत्था आज मुंबई से मक्का और मदीना के लिए रवाना हो गया। इस अवसर पर अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी मौजूद थे। हज यात्रियों के पहले जत्थे में 410 महाराष्ट्र से हैं। करीब 8,000 यात्री इस बार मुंबई से हज के लिए रवाना होंगे। श्री नकवी ने बताया कि इस साल भारत से करीब 80,000 यात्री हज के लिए जा रहे हैं, जिनमें लगभग 50% महिलाएं हैं। नीदरलैंड्स में FIH महिला हॉकी प्रो लीग टूर्नामेंट में भारत ने अर्जेंटीना को हरा दिया है। निर्धारित समय तक दोनों ही टीमें 3-3 गोल की बराबरी पर थीं। इसके बाद शूटआउट में भारत ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हराया। उधर पुरुष हॉकी प्रो लीग टूर्नामेंट में भारत का सामना नीदरलैंड से हो रहा है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में एचएस प्रणॉय चीन के झाओ जुंग पेंग से हार गए हैं। पेंग ने प्रणॉय को 21-16, 21-15 से हरा दिया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2020 क्रिकेट श्रृंखला का 5वां और अंतिम निर्णायक मैच कल शाम 7 बजे से खेला जाएगा बेंगलुरु में। श्रृंखला में दोनों ही टीमें 2-2 मैच जीतकर बराबरी पर हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडोदरा में गुजरात गौरव अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए 21,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा, देश आज महिलाओं की जरूरतों और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बना रहा है और निर्णय ले रहा है। महिलाओं का तीव्र विकास और सशक्तिकरण 21वीं सदी में भारत के विकास के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। अग्निवीरों को रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स की रिक्तियों में 10% आरक्षण मिलेगा। पोलियो टीकाकरण अभियान 2022 कल से 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू होगा। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, प्रधानमंत्री ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने श्रीलंका के बारे में संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। कहा, इस कठिन समय में पड़ोसी देश की मदद के लिए बैठक में सर्वसम्मति। भारत और यूरोपीय संघ ने मुक्त व्यापार समझौते के लिए 8 वर्ष बाद बातचीत फिर से शुरू की। अफगानिस्तान में काबुल में आज सुबह हुए 2 विस्फोटों में 2 लोगों की मौत और कई लोग गुरुद्वारे में फंसे हुए हैं। भारत ने स्थिति पर चिंता प्रकट की। कहा, स्थिति पर नजर रखे हुए है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।